Hi, everybody. Hope you all are doing amazing. Done with your examination. Finally got a little time to chill and relax. So, before I come on to today's topic, मैं एक बात बच्चों को जब भी सेशन लेती थी उनका या पढ़ा रही हूँ या यूट्यूब वीडियोस ले रही हूँ तो एक ही बात कहती थी यू हैव टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी यू हैव टू वर्क हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर बट राइट नाउ द टिप आई वुड गिव यू एटलीस्ट 1 वीक के लिए पेपर अच्छे गए हूँ एवरेज गए हूँ नहीं गए हूँ प्लीज डू नॉट बॉदर ओवर कि मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है यूज दिस टाइम फॉर लिटरली एंजॉइंग एटलीस्ट 1 वीक तो यू मस्ट स्पेंड घूमो फिरो फ्रेंड्स के साथ जाओ फैमिली के साथ जाओ go for dinners see movie sleep as much as you feel like ये सारी चीज करो chill and relax once you take a break of like around 1 week that's more than sufficient then get back to little bit of sincerity sit evaluate how you have done your papers. If you feel that they were not up to the mark, discuss with like some of your mentor, not any casual senior जिन्होंने paper दिया, because children are ultimately students, so they do not know how to handle perfectly. They may give you like I would say kind of a suggestion, but that will not be an absolutely correct way of handling the situation. So talk to your mentor in case you don't have anybody to go to or you're not comfortable. You guys can connect with me on the number that's there on the screen through WhatsApp. Just drop your name and your concern and we can just discuss over ताकि तुम्हें आगे जो balance time है like you have got February, March, April, 3 months in your hand, how you should use that time and these months ताकि at least अगर कुछ ऊपर नीचे अभी हो गया है तो मई में तो कम से कम निकल ही जाए. Okay, so getting back to the topic, and that is we are going to talk about कि यार ये जो एडवांस अकाउंट्स का पेपर आया था वो पेपर था कैसा. So let's just review the entire paper and discuss it all out. Okay, चलिए साहब. So let's begin with the discussion of case scenario 1. This question was based on your cash flow and cash flow तो मतलब क्या ही दिया है इन्होंने. इतना आसान. एमसीक्यू में भी पूछ लिया, डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ लिया, 8 मार्क्स का यहाँ, 7 मार्क्स का यहाँ, 15 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेटली. सो इट वॉज अ ग्रेट थिंग. अगर अच्छे से पढ़ा था तो कैश फ्लो में तो आराम से मार्क्स ला सकते थे और ईजी भी था. चलिए, द फॉलोइंग समरी ऑफ कैश अकाउंट हैव बीन एक्सट्रैक्टेड. ये उन्होंने कुछ कैश बैलेंस दिया था, इनफ्लो वॉज गिवन, आउटफ्लो वॉज गिवन एंड देन द बैलेंस वॉज प्रोवाइडेड. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following would be considered as cash flow item from an investing activity? So I've given 4 options and you must have purchase of goodwill is an investing activity. Then what would be the value of cash flow from operating activity? अब भाई ऑपरेटिंग के निकालने के लिए तुमको सारा ऑपरेटिंग का इनफ्लो ऐड कर देना चाहिए था. ऑपरेटिंग का इनफ्लो में ये 3 आ रहे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नो, देन जो आउटफ्लो है ये एक, ये दूसरा, ये रेट कमीशन तीसरा, तो उसके बाद तुम्हारा पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स. सो ये सारे आउटफ्लोज डिडक्ट करोगे एंड देन यू विल गेट योर आंसर एज 1,54,500. गोइंग टू द नेक्स्ट वन विच इज इन्वेस्टिंग. तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग के लिए इन्वेस्टिंग से ये पैसा आया, इन्वेस्टिंग से ये पैसा आया, ये दोनों ऐड हो जाने थे. उसके बाद ये पैसा गया और इन्वेस्टिंग में ये पैसा गया. सो यू विल गेट द आंसर एज 54,300. उसके बाद आता है व्हाट वुड बी, जस्ट अ मिनट, what would be, so I don't want this, what would be the value of cash flow from financing activity. तो financing activity के लिए ज़रा फटाफट से चेकआउट कर लेते हैं. हमारे पास लोन बैंक से लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू किए शेयर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐड होने, अंडरराइटिंग कमीशन माइनस हो जाएगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन माइनस हो जाएगा एंड यू विल गेट योर आंसर एज 1,60,600 का नेगेटिव. तो बस ये करना था और मार्क्स पाने थे. इतनी हो गई चीज़ तुम्हारी. ठीक है, ओके, डन. आई होप तुम्हारे 8 में से 8 आए हो इसमें. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. ग्लो लिमिटेड हैड टेकन लोन ऑफ 5 लाख. लोन इज टू बी रीपेड 10 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर बिगनिंग फ्रॉम दिस. और बस ये आइडेंटिफाई करना था कि भाई बैलेंस शीट में ईयर एंड में कौन से हेड और सब हेड में दिखाना है. तो अब जब ये लोन था 5 लाख का, 5 लाख में से अभी ऑलरेडी 50,000 पे कर दिए थे विद इन दिस ईयर, तो 4.5 लाख का लोन बचता है जिसमें से 2 इंस्टॉलमेंट्स आने वाले साल में पे हो जाएंगी. मतलब 1 लाख जो है वो करंट लाइबिलिटी है, काइंड ऑफ मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मेच्योरिटी.
और बाकी जो रेस्ट अमाउंट निकल के आता है वो 1 साल के बाद पे होना है, तो वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म में जाएगा। सो 3.5 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखना है, 1 लाख तुमको दिखाना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ओके, गोइंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, मतलब 6 के लिए केस सिनेरियो नंबर 2 देखेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया था, जैसे मैंने बच्चों को क्लास में समझाया था कि बेटे आपको ये एक्सपेक्ट करके चलना है कि वो लोग 2, 3, 4 एएस को मिक्स कर देते हैं एंड देन दे क्रिएट अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कहा था कि एसिड बेस्ड एएस बहुत अच्छे से करना है, एंड ऑफ कोर्स तुमने बहुत प्रैक्टिस भी करी थी। तो उसी का ये क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट किया है। उन्होंने पहले तो एएस 12 दे दिया, उसके बाद अगर तुम देखते हो तो यहाँ इम्पेयरमेंट दे दिया, और फिर अगला देखते हो तो तुम उन्होंने पीपीई भी दे दिया। तो 3 पर बेस्ड ये क्वेश्चंस अपने निकल के आ रहा है, जिसमें थोड़ा सा कुछ एम्बिगुअस है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन रेस्ट ऑफ इट की बात करें तो डूएबल क्वेश्चन था। तो इसमें ऐसा है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीन एज ऑन दिस डेट। तो मैं जब तुमने कैलकुलेशन किया होगा, तो भाई अपनी 50 लाख की तो मशीन थी सबसे पहले, 50 में से 15 लाख गवर्नमेंट ने दे दिए, 5 लाख उसकी स्क्रैप वैल्यू थी, निकला तुम्हारे पास 30 लाख अमाउंट। 30 लाख कितने साल तक चला, 19-20 और 20-21, तो 2 साल डेप्रिसिएशन लगा, और लाइफ उसकी कितनी साल थी, 10 साल। तो 2 साल का तुम्हारा डेप माइनस हुआ होगा, अब तुम्हारे पास कुछ वैल्यू आई, लेकिन हुआ ये कि नॉन फुलफिलमेंट के चक्कर में उन्होंने पैसे वापस ले लिए। तो तुम 15 लाख इस वैल्यू के अंदर क्या कर देना था, तुमको ऐड कर देना था। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब उसके बाद यू वुड हैव गॉट दी रिवाइज्ड वैल्यू ऑन व्हाट डेट, ऑन दिस डेट। यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 2 साल हो जाएंगे, 31 मार्च 22 और फिर 31 मार्च 23। तो 2 साल का डिप्रिशिएट करके तुम 31 मार्च 23 तक पहुंच जाओगे। वहां पे उन्होंने क्या करा, इम्पेयरमेंट कर दिया, और बोल रहे हैं कि अब जो वैल्यू बची वो 28 लाख बची है। फाइन विद दैट। 28 लाख के बाद उन्होंने अगली ही डेट पे नेक्स्ट ईयर, मतलब पूरा 1 साल निकल रहा है, उस पे उन्होंने कहा कि इस मशीन को हमने दे दी और बदले में नई मशीन ले ली। तो भाई 1 साल और लाइफ उन्होंने कहा था 4 साल बच रही है, तो 1 साल का डेप इसमें से तुम्हारा माइनस हो जाएगा, विच विल बी 7 लाख रुपीज, एंड यू विल बी स्टैंडिंग विद 21 लाख एज द बुक वैल्यू। अब 21 लाख बुक वैल्यू है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लाख हमने पे करे और 18 लाख की नई मशीन में है। तो अगर वो 18 की है, 2 हमने हाथ से दिए, तो इस बात का मतलब जो हमारी पुरानी मशीन कटी वो तो 16 लाख की कटी। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। उसकी बुक वैल्यू 21 लाख थी, तो टेक्निकली देखो तो भाई लॉस तो 5 लाख का निकल के आना चाहिए, और वो ऑप्शन में ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन लाइक दैट। सो आई डोंट नो व्हाट दे वर ट्राइंग टू, बट आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई लिखने में। ये लिखना चाह रहे थे, द एक्सचेंज द मशीन रिसीविंग बाय रिसीविंग कैश ऑफ 2 लाख, दैट कुड बी द थिंग, कि 2 लाख हमको मिला और मशीन मिल गई और पुरानी मशीन हमने दे दी। तो पुरानी मशीन तुम्हारी कितने की थी, 21 लाख की, तुम्हें बदले में क्या मिला, एक तो 2 लाख, और तुम्हें मिली एक 18 लाख की मशीन, मतलब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो 1 लाख इज द लॉस। तो मुझे लगता है दैट दिस इज द बेस्ट आंसर। बाकी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एरर था, किसी ने कोई और अजम्पशन लिया हो तो पॉसिबल है कुछ और आंसर आ रहा हो, तो लेट्स वेट एंड वॉच कि इंस्टीट्यूट क्या करता है। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, नंबर 7, what will be the carrying amount of machine on 31st March 2021 after charging depreciation for the year। तो तुम्हारा ये आंसर निकलेगा 29 लाख। 29 लाख इज द राइट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा 31 मार्च 2022। तो डेप मांगा था इसमें, आंसर वुड बी 4,87,500। ये परफेक्ट आंसर निकल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑन पीएनएल। तो भाई वो जो इम्पेयर हुआ एकदम से, उसकी वैल्यू जो गिर गई, तो उसका पीएनएल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 6,25,000 उसकी वैल्यू में गिरावट हुई है, तो 6,25,000 विल कम वेयर, इट विल कम पीएनएल के डेबिट में। ओके, तो 2, 4, 6 तो स्ट्रेट अवे मिल जाना चाहिए था, इसको मैं जरूर एम्बिगुअस में डालती हूँ। तो लेट्स सी व्हाट इंस्टीट्यूट डज। राइट आंसर एक्चुअली है ही नहीं ऑप्शन में, तो हो सकता है अटेम्प्ट करने के ही मार्क्स दे दें, मे बी, और मे बी वो फिर 1 लाख, या अगर कोई दूसरा assumption रेलिवेंट होता है तो उस हिसाब से दे दें। ठीक है, ऑल राइट। कमिंग टू केस सिनेरियो नंबर 3, the following particulars are stated in the balance sheet of Star Limited as on 31st of March। DTA दिया है, DTL दिया है, दोनों के balances are mentioned। The following transactions were reported during the year। depreciation books के हिसाब से, depreciation income tax के हिसाब से, interest paid accounted in books on accrual basis but paid on 15th of May, so later on it was paid। Then employer PF contribution disallowed for tax purpose, ये आ गया। Unamortized preliminary expenses donation है, tax है। ये सारे पॉइंट्स दिए हैं,
और सबसे पहले पूछा है बताइए आप कि इनमें से परमानेंट डिफरेंस कौन सा है। परमानेंट टाइमिंग नहीं, तो भाई डेप्रिसिएशन टाइमिंग डिफरेंस है, इंटरेस्ट टाइमिंग डिफरेंस है, अभी टाइमिंग डिफरेंस है और बाकी बाद में अलाउड है। और अनमोर्टाइज अनअमोर्टाइज यू नो कब वो 5 करके कैटेगरी में उसको राइट ऑफ करते हैं, ये टाइमिंग डिफरेंस है। और डोनेशन ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, बस खत्म। तो डोनेशन इज द आंसर, इट्स परमानेंट डिफरेंस, राइट। मूविंग फर्दर, what would be the value of deferred tax asset year end में? Easily you could have calculated 1,23,600 will be the answer. 123,600. Okay. Then what would be the value of deferred tax liability? The answer is 3,30,000. Again you could have calculated simply. I know that. हमने बहुत सारा कुछ ऐसा क्लास में प्रैक्टिस करा हुआ है. Next, what would be the value of reversal of deferred tax asset at the end of the year? कितना रिवर्स होगा? तो 16,400 will be reversed. 16,400. तो इस तरीके से तुम्हारे दो मार्क्स के थे AS22 के ऊपर बेस्ड 8 मार्क्स मिल सकते थे। कोई कंफ्यूजन, कोई एम्बिग्विटी नहीं था, चेक कर लेना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, AS Limited borrowed 25 lakh फ्रॉम ABN बैंक ड्यूरिंग द ईयर। एस लिमिटेड ने यूज करा, इस जैसा बिल्कुल हमने क्वेश्चन करा हुआ है कि भाई उन्होंने बोरो जो किया पैसा बैंक से, उसको उठा के कहाँ लगा दिया, दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदने में। सो इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और फिर वो कंपनी ना वो कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली है, फ्यूचर प्रोजेक्ट में। अब अभी क्या करा उन्होंने, वो जो भी इंटरेस्ट था वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में हम उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। तो क्या ये सही है? दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो आइडेंटिफाई करिए आप इनमें से क्या करेक्ट स्टेटमेंट होने वाला है एज पर A16। द आंसर वुड बी बेटा सी, कि जो वो कर रहा है वो सही नहीं है, वो अलाउड ही नहीं है कैपिटलाइजेशन, बिकॉज व्हाट इज द रीजन, इट्स नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ी हुई है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, चलिए आगे आओ। नंबर 15, ए बी कॉन्ट्रैक्टर थे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं फिर ये कहूँगी इसमें थोड़ी एम्बिगुइटी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन इट्स स्लाइटली एम्बिगुअस, तो जिसकी वजह से कई बच्चों ने मुझे 2 आंसर्स बताए हुए हैं, 2 कैटेगरी में बच्चे बटे हुए हैं, बट जो बेस्ट आंसर मेरे को लगता है आई एम शेयरिंग दैट। तो ए बी कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट 350 लाख का। तो ये 2 प्राइस हो गई। फिर बोल रहे हैं मटेरियल खरीद लिया, लेबर चार्जेस इतने हो गए, अनयूज मटेरियल इतना है, फ्यूचर कॉस्ट जो है वो इतना लग रहा है कि इनकर होगी, पेमेंट इतना मिल चुका, मशीन जो है 4 साल यूज़ होगी इस कॉन्ट्रैक्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की इतनी है और ओवरऑल लाइफ इतनी है। व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट? अब बात ऐसी है, ये मटेरियल परचेज है, इसमें से ये अनयूज माइनस करेंगे टू गेट मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, लेबर चार्जेस ऐड करेंगे, तो आपको करंट ईयर की कॉस्ट कितनी है वो मिल जाएगी। देन फ्यूचर में जो कॉस्ट लग रहा है कि इनकर होगी वो इसमें ऐड कर दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे 4 सालों का डेप ले लेंगे, किसका, मशीन का, बिकॉज 4 ईयर्स यूज हो रही है प्रोजेक्ट में। ये टोटल करोगे तो यू विल गेट योर कॉस्ट 350 लाख से कंपेयर करोगे तो यू विल गेट लॉस ऑफ 5 लाख। बच्चे दूसरे एंड पे ये बोल रहे हैं विच इज़ कंपेरेटिवली नॉट दैट अटेनेबल। तो इसीलिए मैं उस बात को मेंशन कर रही हूँ कि मैम अनयूज मटेरियल भी तो लेना चाहिए, इस साल यूज़ नहीं हुआ तो अगले साल यूज़ होगा, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा नहीं लिखा है ना। तो हो सकता है अगले साल यूज़ नहीं हुआ और प्रोजेक्ट से ले गए हों वापस, बट मैम नहीं भी तो लिखा। और दूसरी बात ये जो लिखा है एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट, तो कल को इतनी कॉस्ट लगेगी, तो जब कल को इतनी कॉस्ट लगेगी तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इसमें शायद ये इंक्लूडेड हो। तो उस अजम्पशन को लेके मैंने सॉल्व किया है। इट कैन बी कॉन्ट्ररी, नाउ डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द इंस्टीट्यूट के हाउ डू दे कंसिडर इट, एंड आई विश इफ दे कंसिडर बोथ ऑफ देम, ताकि बच्चों ने जिसने ये किया वो किया दोनों को मार्क्स दे दें। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ योर डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट? So now this was based on your AS20, and whatever adjustments were given, they were practiced so much in class. Now those who don't know, and I would just like to let them know that हमारा जो मेन बैच चलता है, ऑफ कोर्स उसके अंदर हम मॉड्यूल करते हैं, उसमें हम मेरी तरफ से क्यूरेट करे हुए बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस करते हैं। अदर देन दैट जो पुराना इंस्टीट्यूट का एक बुक आया करता था विच कॉल्ड प्रैक्टिस मैनुअल, हम वो करते हैं। वी ऑल्सो डू RTPs, रिविजन टेस्ट पेपर्स एंड सो ऑन। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं जब बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट के 2 महीने में वी कंडक्ट प्रैक्टिस सीरीज। नाउ प्रैक्टिस सीरीज इज फॉर दोज जो हमारा इन डेप्थ बैच लेते हैं या रेगुलर बैच लेते हैं। उस प्रैक्टिस सीरीज में व्हाट हैपेंस इज, बिल्कुल एग्जाम के लिए जो आप कह सकते हैं मेन टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स
उनके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस या जो हटके क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट क्वेश्चंस which are not covered in the module but yes they are such कि अगर वो पेपर में आए तो आर पार वाली कहानी हो जाएगी, उस टाइप के क्वेश्चंस पिक करके मैं क्लास में बच्चों को करवाती हूँ. एंड ऑफ कोर्स देन दे आर शेयर द कंपाइलेशन एंड दे प्रैक्टिस दैट एंड आई एम एबल टू ऑब्जर्व that so much of the paper has come out of that. Literally speaking, so much of the paper has come out of that discussion, which really makes me very, very happy that yes, we are able to provide our children what we actually aim for. So thank God. Chaliye, coming to this, so this was an easy question. It was not having any major difficulty. और 5 नंबर का था तो आराम से हो सकता था. Coming to the next question of leases, not a very difficult one, again doable. और ऐसा वाला क्वेश्चन अगेन हमने प्रैक्टिस सीरीज के अंदर करा हुआ था. So all those who have attended can say that. Coming to next, the third question. What is the difference between defined contribution plan and defined benefit plan? तो ये आपके कॉपी के अंदर लिखा हुआ था सीधे. From the following information calculate the amount of defined benefit liability asset. सिंपल कैलकुलेशन इस पूरे का था, आराम से बच्चे आंसर निकाल सकते हैं. तो मुझे लगता है जो पहला क्वेश्चन है 14 मार्क्स, उन्होंने वो एएस यूज़ करे हैं. पहली बात तो प्रैक्टिकल है तो उन्होंने आपको थ्योरी से सेव कर लिया, बिकॉज जब आप थ्योरी वाला लिख रहे होते हो तो मार्क्स वैसे ही कम हो जाते हैं. तो उन्होंने आपको बहुत अपॉर्चुनिटी दी थी दैट यू कुड हैव स्कोर्ड फुल, बट इवन इफ नॉट फुल, स्टेप मार्किंग भी अगर हो कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो मुझे लगता है कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन में 10 से 12 तो ला ही सकता है अगर पढ़ा है तो. देन कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, 14 मार्क्स का क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट, 3 पेज का क्वेश्चन. नाउ दैट वाज अ वेरी बिग थिंग. आपको जर्नल एंट्रीज मांगी और उन्होंने बोला कि आपको रिवाइज शेयर कैपिटल बना के देना है कंपनी का, रिवाइज शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, उसके लिए नोट बना के देना है. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. अब यार अगर मैं इसका कहूँ तो एक नहीं, हमने ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस करे हैं और मुझे लगता है तुमने जिस भी टीचर के साथ पढ़ा होगा अनेकों क्वेश्चंस करे हैं. जब मैंने तुम्हें ये कराया या सिखाया तो एक बात इंपॉर्टेंट कही थी, ये चैप्टर पहली बात इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो इट्स कम्प्लीटली डूएबल. लेकिन इधर आदमी मरता है तो स्पीड में मरता है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ऐसा थोड़ी ना करेगा कि इजी टॉपिक है और उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट्स भी ज़रा से दे, बोले लो भाई तुम 14 ले लो. तो अगर वो 14 मार्क्स का दे रहा है तो बट ऑब्वियस बात है, देखो ये तो ना फालतू चीज़ है, ये 1.5 पन्ने की 2 पन्ने की बैलेंस शीट फालतू चीज़ है. ये तो तुम्हें खुद ही को डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए, काम तो तुमको यहाँ का करना होता है ना. तो बेसिकली उन्होंने तो इतना ही दिया है, दिस इज व्हाट दे हैव गिवन. उसके बाद तो उन्हें रिक्वायरमेंट बताइए कि करना क्या है. तो इतने एडजस्टमेंट, 10 से 11 एडजस्टमेंट इसके अंदर थे, एंड आई थिंक ईच ऑफ द एडजस्टमेंट वाज सच दैट चिल्ड्रन कुड हैव डन इट. तो 14 मार्क्स का इट वाज अ केक वॉक थिंग. व्हाट वाज बेसिकली नीडेड वाज स्पीड. जो भी बच्चा ये देख रहा है और अगर उसका May 25 अटैम्प्ट है तो उसको मैं ये रेकमेंड करूंगी कि भाई अकाउंट्स हो चाहे एफएम कॉस्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इन सब में ना तुमको लिख लिख के मर मर के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. जिस बच्चे ने सिर्फ चीज़ें ओरल करी कि हाँ यार बन गया सिंपल है, या 2-4 क्वेश्चन लिख के कर लिए बाकी ओरल कर रहा है, नहीं हो पाएगा. तो मैं पूरा सिलेबस को कम से कम 3 बार, मुझे लगता है पर्सनली एवरेज बच्चा भी है तो 3 बार कम से कम पूरा लिख लिख के करूँ. हाथ दुखेंगे, थक जाते हैं, परेशानी होती है, बट बात यह है कि जो चीज़ आसानी से मिलती है ना, दैट्स नॉट लॉन्ग लिव्ड. और वो चीज़ जो मर के खप के अपने को मिलती है वही लॉन्ग लिव्ड होती है. तो या तो हमें जहाँ पहुँचना है ना वो बहुत ऊंचा लेवल तुमने सेट किया है तुम्हारे लिए, करना तो पड़ेगा. या तो एक बार में जान लगा दो कि शॉर्टकट मारो, तो फिर मल्टीपल लगाना पड़ती है. मुझे लगता है मल्टीपल बार में ज़्यादा मौत होती है, इससे बेहतर है एक बार में आदमी अपना बेस्ट शॉट दे दे और क्लियर कर ले. चलिए, तो ये एक, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी टफ क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, डूएबल क्वेश्चन था. गोइंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 3 है. अब मैं ये फिर बताना चाहूँगी, जब हम प्रैक्टिस सीरीज़ के क्वेश्चंस कर रहे थे एज 29 के, तो मैंने इसी कैटेगरी के 2-3 क्वेश्चंस तुम्हें कराए थे. इस क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा नहीं था, बेसिकली तुमको सिर्फ कैटेगराइज ये करना था कि यार इन्होंने 2 साल ये डेट पे और ये डेट पे कहा है कि प्रोविजन कितना कितना बनना है. तो 31 मार्च 23 अगर हम खड़े हैं तो मतलब इस पॉइंट तक के ट्रांजैक्शन हुए होंगे. तो इसमें से हमको आइडेंटिफाई करने हैं कौन से ट्रांजैक्शन लेस देन 1 ईयर है, कौन से मोर देन 1 ईयर है, और अकॉर्डिंगली परसेंटेज अप्लाई करना है. फिर जब तुम यहाँ खड़े होगे 31 मार्च 24, तो ये पूरे ट्रांजैक्शंस में देखना है लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर कौन सा, और उसके ऊपर वो परसेंटेज अप्लाई कर देना है. तो 7 नंबर के लिए थोड़ा सा नया कह सकते हैं बस, बट इस कैटेगरी का क्वेश्चन हमने करा हुआ है. दैट्स द पॉइंट. गोइंग फर्दर, फिर 7 नंबर का कैश फ्लो दे दिया और फिर सिर्फ ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग.
कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल। वहाँ दे दिया 8 मार्क्स का, यहाँ दे दिया 7 मार्क्स का, 15 नंबर का कैश फ्लो, अमेजिंग। और पूरा का पूरा ऐसा कि अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है तो मार्क्स आ सकते हैं। गोइंग टू फोर्थ क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट, ये दिया है 14 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसमें इन्होंने मांगा क्या है, ये सारा कुछ कुछ अपने को मौजूद है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन निकल के आता है तुम्हारा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, शेयर होल्डर का अकाउंट बनाओ और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। सो दिस वाज रिक्वायर्ड, अमेलगमेशन का तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, परफेक्ट। तो इसमें तुम्हारे पास 3 एडजस्टमेंट्स हैं, यू हैव गॉट 3 एडजस्टमेंट्स अवेलेबल। क्वेश्चन 14 मार्क्स के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है, मैं तो यही मानूंगी, बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। 14 नंबर दे रहा है क्वेश्चन और इतने से ही एडजस्टमेंट्स हैं। हमने तो क्वेश्चन ऐसे करे हैं जिसमें 5-5, 6-6, 7-7 एडजस्टमेंट्स हुआ करते थे, तो उस हिसाब से क्वेश्चन वाज लाइक फाइन। फिर वही सेम टिप्पणी निकल के आती है कि अगर अच्छा स्कोर चाहते हो तो यार मे 25 के लिए बहुत लिख के प्रैक्टिस करो, बहुत लिख के प्रैक्टिस करो, या तो तुम्हारे टीचर तुमको बहुत क्वेश्चंस करवाएं और उनको तुम फिर रिपीट करो, और अगर क्लास में कम कराया गया है तो फाइंड सम एडिशनल वे, सम एडिशनल सोर्स। तुम्हें नीड लगे तो तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले सकते हो, या तुम हमारी प्रैक्टिस सीरीज भी ले सकते हो, विच इज़ एटलीस्ट आप कह सकते हो टफ क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मिल जाता है, तो उधर एटलीस्ट उतना तो हेल्प हमें मिल सकती है। चलिए, गोइंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5, फिर 14 मार्क्स का क्वेश्चन। व्हाट इज दिस क्वेश्चन फॉर? So you had question based on consolidated balance sheet. Let me just quickly scan the question. ये जो पॉइंट्स दिए हैं सारे देखे हुए हैं हमारे, नीचे हमारा है ये एडिशनल नोट में आ गई बात, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये इन्होंने बताया 75% है, शुरू से ही है, शुरू से ही है। कितनी बेहतरीन चीज़ कर दी, इससे अच्छा ज़िंदगी में क्या हो सकता है। हम एओपी बनाते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करने के लिए कि भाई पहले का क्या है बात का क्या है, वो कह रहे हैं जब से कंपनी बनी है तब से ही होल्ड कर रहा है, तो मतलब सब कुछ ही बात का है ना, सब पोस्ट है, फ्री तो कुछ है ही नहीं, शानदार। उसके बाद ये उन्होंने एक पॉइंट दे दिया और ये दे दिया, तो मतलब बहुत ही ईजी, बहुत ईजी एडजस्टमेंट थे। तो मुझे लगता है मेरे बच्चे आराम से कर सकते थे, एंड यू कुड हैव I mean, you could have done it. You could have scored 14. Yes. Yes. अगर हम इसी पॉइंट पे बात करें आगे बढ़ने से पहले कि मैम आपने जो कहा था उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो कितने मार्क्स हमारे अभी तक आ सकते थे। सबसे पहले तुम्हारे 30 नंबर के एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो आउट ऑफ 30 अगर 2 क्वेश्चंस को मैं एम्बिगुअस में हटा भी दूं तो तुम्हारे कम से कम 26 नंबर आना चाहिए थे, बिकॉज उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमने ना किया हो। फिर मैं अभी तक के क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो कितना पेपर हम देख चुके, 5 क्वेश्चन देख चुके। 5 क्वेश्चन में से आई वुड से 14 इंटू 5, 70 मार्क्स में से एक वो प्रोविजन वाला जो है उसको अगर मैं साइडलाइन कर दूं, हमने किया वैसा भी क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या बच्चे को थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना था। 7 मार्क्स अगर मैं साइड में कर दूं तो 63 फिर भी कम से कम तुम्हारे इतने पेपर में से आ जाना चाहिए थे, बिल्कुल आ सकते थे अगर तुमने पैनिक नहीं किया होता। 89 ये टोटल बैठ रहा है, कब? जब मैंने उसके 7 हटा दिए, और कब? जब मैंने उसके 4 हटा दिए। ये पोजीशन तुम पहुंच सकते थे, बट मेरे बच्चे, आई नो दैट एग्जाम प्रेशर बहुत होता है, बहुत घबरा जाते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता करने को, सो मच इज टू बी डन। तो ठीक है, खैर वट एवर, बट लेट मी जस्ट, आई वॉज जस्ट मैंशनिंग इट कि हमने जो किया है कवर उसमें से क्या पॉसिबल था। चलो आगे, अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वेश्चन 6 में कुछ ऐसा काम किया है, 4 मार्क्स में ये करूँ या फिर दूसरा। तो ये AS 18 का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें ट्रिकी नहीं था। और जो दूसरा क्वेश्चन था 4 मार्क्स का ही, वो तुम्हारा गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल चेक कर रहा था। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये बेसिकली गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल चेक करने का मतलब हर चीज़ अब किसके ऊपर दिखेगी, रियलाइज कितना हो पाएगा, हाउ मच विल बी एबल टू रिकवर, हाउ मच विल बी एबल टू गेट, तो उसके ऊपर शो करके चलना होता है। तो ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने डिस्कस करे हैं। चलिए, बी क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये चाह रहे हैं आपसे बायबैक, बायबैक के लिए आप जर्नल एंट्री पास कर लें, तो नॉट अ टफ थिंग, अगेन 4 मार्क्स पॉसिबल थे। और उसके बाद अगर मैं कहूँ ये तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट ब्रांच के क्वेश्चन, और कह रहे हैं जर्नल एंट्री पास करो नरेशन के साथ 6 मार्क्स, तो ब्रांच उन्होंने काफ़ी कम मार्क्स का पूछा, ये राहत की वजह थी उन सब के लिए जिनको ब्रांच में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो बट पॉइंट्स ऐसे डिफिकल्ट नहीं थे। तो इन टोटलिटी इफ आई टेल यू, पेपर गिवन बाय इंस्टीट्यूट वाज अ गुड पेपर। पीपल वर आई मीन थिंकिंग कि हमारा नवंबर अटैम्प्ट था ओरिजिनली, बट क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नई एग्ज़ाम के मंथ्स असाइन कर दिए, साल में 3 बार होना, तो वी गॉट एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 2 मंथ्स। कई टीचर्स ने कहा तुम्हें अब 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इस वजह से हो सकता है तुम्हें पेपर टफ मिले। मैंने एक ही बात हमेशा कही हुई है और मैं मानती हूँ कभी भी पेपर बहुत टफ नहीं आता,
या तो पेपर मॉडरेट होता है या पेपर थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट कभी भी इंस्टीट्यूट ऐसा पेपर नहीं बनाता कि आपने पढ़ा ही नहीं हो और आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए। मतलब 70% तो कम से कम उसी में से होता है जो आपको उन्होंने दिया हुआ है मॉड्यूल्स के थ्रू या आरटीपीस के थ्रू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। अब करने की जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसको करके चलें और उसमें ग्रिप लाएं, और जो मल्टीपल चीज़ें क्लास में मैं समझाती हूँ उन पे ध्यान दें। अगर वो करते हैं हम, तो पॉसिबल है, पॉसिबल है अच्छा स्कोर कर पाना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो से तुमको क्लैरिटी हुई हो कि यार कहाँ कहाँ मेरी कमी रह सकती है। वर्किंग नोट्स भी बना के आए हो तो स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा पेपर ठीक नहीं रहा या कहीं कोई प्रॉब्लम है, जो नंबर दिया है स्क्रीन पे, इस पर व्हाट्सएप करो। वी कैन डिस्कस इट आउट एंड वी कैन लुक इनटू कि हम कैसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।